हमारे घर से सबसे नियरेस्ट वो जगह जहाँ बर्फ होगी वो है चोपता तुंगनाथ। और मुझे अपने बचपन की एक याद है और एक गाय पे बांधनी है। थोड़ा सा भीग जाओ, ठंड से हालत खराब हो जाती है। तो सुबह सुबह जैसे घर से बाहर निकले तो सामने देखा, इन पहाड़ियों पे देखिए यहाँ तक ये बर्फबारी आई हुई है। माँ की तैयारी हो चुकी है पुराने वाले घर पे जाने की। ठीक है फिर है? और मुझे यहाँ पे काम मिला है, जो ये कंफर्टर है इनकी धुलाई करनी है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। ये इस 2022 साल का मेरा आखिरी ब्लॉग है जो कि आप देख रहे हैं। बाकी ये साल हमारे लिए बहुत ही बढ़िया रहा और आज हम पूरा साल रिवाइज करेंगे कि हमने हर मंथ में क्या क्या चीज़ें करी, किन किन लोगों से मिले और कहाँ कहाँ हमने ट्रिप करी और क्या क्या चीज़ें हमको सीखने को मिली। बाकी सबसे पहले बात करते हैं अपने यूट्यूब चैनल की। तो इस साल हमने अपने यूट्यूब चैनल पे 85,200 से ज़्यादा लोगों को जोड़ दिया है और साल 2022 में हमारे पूरे इस चैनल पे लगभग 26.5 मिलियन के आसपास व्यूज आए हैं, जिसमें कि 70% मेल व्यूअर हैं और 30% फीमेल व्यूअर हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। अब बात करते हैं पूरे साल की कि हमने हर मंथ में क्या क्या चीज़ें करी। साल 2022 की शुरुआत में मेरे चैनल पे थे 1,60,000 सब्सक्राइबर्स, दीदी के चैनल पे 1,04,000 और प्रीति के चैनल पे 88,000। तो साल की शुरुआत होती है हमारे घर के कामों से, क्योंकि मकान का काम अब लास्ट छोर पे था। हम लगे थे खोले में पठाली लगाने पे। साथ ही साथ प्रीति और मैं एक दिन गए थे चोपता की ओर बर्फ़बारी देखने के लिए। हमने वहाँ बर्फ़ में खूब मज़े किए और उसके बाद धीरे धीरे पहाड़ियों का जो रंग है बिल्कुल सफ़ेद चादर से ढका रहता था। पहाड़ों में खूब सारी बर्फ़बारी हुई और पहाड़ों के जो नज़ारे थे गजब के देखने को मिले हमको जनवरी के महीने में। और इसी बीच प्रीति के चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए, तो जिसकी हमने एक छोटी सी पार्टी रखी थी। मकान बनने के सारे काम कंप्लीट होने के बाद हमने फर्नीचर का काम करवाया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट काम था। उसके लिए भी काफ़ी सारी मेहनत लगी और फिर प्रीति और मैं एक दिन निकल पड़े देहरादून की ओर। प्रीति को देहरादून छोड़ने के बाद मैं सीधे निकल पड़ा पहाड़ों की ओर, क्योंकि जिम्मेदारी भरा काम था। घर पे फर्नीचर का काम लगा हुआ था। उसी बीच खूब सारी बारिश हुई और हमारे घर तक भी बर्फबारी हुई थी। फिर मुझे दोबारा जाना पड़ा देहरादून और वहीं से मैं मसूरी कैंपटी फॉल एक दिन निकाल के घूमने के लिए चला गया। बाकी देहरादून से बहुत सारा सामान लिया मैंने, जो कि मैंने अपनी ही बाइक पर लोड किया और साथ में आदित्य भी था, तो उसकी बाइक में भी कुछ सामान बांध के हम आ गए थे घर के लिए, क्योंकि काम करना बहुत ज़रूरी था उन दिनों। धीरे धीरे पहाड़ों की हरियाली और भी बढ़ने लगी और फरवरी के महीने में हमारे गांव में एनएसएस कैंप लगा, तो एनएसएस के बच्चों के साथ भी कुछ दिन बिताने का मौका मिला। उनकी सांस्कृतिक प्रोग्राम देखे और देखते देखते फरवरी का महीना भी चले गया। मार्च के महीने में हमने 3 त्योहारों का आनंद लिया। पहला तो महाशिवरात्रि, जो कि हमने पहाड़ी तरीके से मनाई। दूसरा होली और तीसरा फूलदेई त्यौहार, जो कि पहाड़ में छोटे बच्चों के द्वारा मनाया जाता है। और लास्ट के दिन आउटडोर कुकिंग की जाती है, जिसको कि पुलछलू बोलते हैं। नए घर पे फर्नीचर का काम भी लगभग कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद मैं फिर निकल पड़ा शहरों की ओर कुछ सामान की खरीदारी करने के लिए, क्योंकि गृह प्रवेश की तैयारियां भी करनी थी। और देखते देखते दीदी का सिल्वर प्ले बटन भी हम तक पहुंच चुका था। देहरादून में छोटी मोटी पार्टी हुई और उसके बाद फिर हम निकल पड़े और भी सामान लेने के लिए, क्योंकि इस बार मुझे घर का सारा सामान खरीद लेना था। सारी शॉपिंग करने के बाद ऋषिकेश से हमने सारा सामान ट्रांसपोर्ट में मनसूना तक भिजवाया। कुछ दिनों में मनसूना पहुंच चुका था। अब सारा सामान घर पे ले आए और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का सभी को इंतज़ार था, गृह प्रवेश का दिन। 14 अप्रैल 2022 को हमने अपने नए वाले घर पर गृह प्रवेश करवाया। इस महीने हमने 2 शादियां अटेंड करी, पहले तो ज्योति की और दूसरी रोशनी की। नए घर पर गृह प्रवेश तो हो चुका था और एक दिन हमने गांव के उन सभी मिस्त्रियों को बुलाया जिन्होंने कि हमारे घर पर काम किया था और उनकी उस दिन हमने विदाई करी अपने घर से। साथ ही कभी हम जाक मेले में गए, कभी हमने गेहूं की लवाई मंडाई करी और कभी पहाड़ों में आग बुझाई। और एक दिन मैं गया कुल पहाड़ी दीपक बिष्ट के घर पे अचानक उससे मुलाकात करने के लिए। मई महीने में हम गए मक्कू मठ, जहाँ की हमने जल यात्रा देखी। उसके बाद मई महीने से हमारी जो यात्रा है वो स्टार्ट हो चुकी थी बाबा केदारनाथ धाम की। और इस बार मैं पहली बार ऊखीमठ से केदारनाथ तक भगवान जी की डोली के साथ पैदल यात्रा में गया और ये अनुभव मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन अनुभव था। भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद मैं निकल पड़ा घर की ओर और उसके बाद मैं और कुल पहाड़ी दीपक बिष्ट निकल पड़े शहरों की ओर कुछ खरीदारी के लिए, लेकिन दोनों खरीदारी नहीं कर पाए। कुछ दिनों के बाद भगवान मद्महेश्वर जी के कपाट भी खुलने थे, तो मैं निकल पड़ा डोली के साथ ऊखीमठ से मद्महेश्वर धाम के लिए। मद्महेश्वर भगवान जी के मंदिर में दर्शन करने और आसपास के नज़ारों का आनंद उठाने के बाद मैं निकल पड़ा घर की ओर और फिर हम चले गए पटपड़िया मुरुड़ा की ओर, जहाँ कि हम अपने बैलों को कुछ समय के लिए छोड़ते हैं बुग्यालों में घास चरने के लिए।
और उसके बाद मैं निकल पड़ा तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए हिमाचल के फेमस ब्लॉगर हिमाचल वाला के साथ। फिर उसके बाद मैं और कूल पहाड़ी दीपक बिष्ट निकल पड़े फिर से देहरादून के लिए। दीपक बिष्ट को अपने लिए नया फ़ोन लेना था और मुझे करनी थी यूट्यूब के लिए अब तक की मेरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट। मुझे लेना था मैकबुक और मैंने फाइनली मैकबुक ले ही लिया था। जून के स्टार्टिंग से ही मेरे साथ बहुत सारी गलत चीज़ें हुई, जैसे कि मेरी कभी बाइक ख़राब हुई, कभी स्कूटी, कभी कैमरा, कभी कैमरे की माउंट टूटे और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आसपास चल रही थी। शायद उसका रीज़न ये था कि मैंने जो लैपटॉप लिया था उसका मैंने प्राइस बता दिया था कि मैंने इतने लाख का लिया। तो बहुत सारे लोग मेरे को जब भी मिलते थे पूछते थे, अरे बाप रे तूने इतना महंगा लैपटॉप लिया। तो जी हाँ, हम मानते हैं कि नज़र लगती है, तो शायद उस टाइम नज़र ही लगी थी। फिर दीदी और मैं निकल पड़े रुद्रप्रयाग दीदी के लिए स्कूटी खरीदने के लिए। उसके बाद कुछ दिनों में मुकुल भैया और उनकी फैमिली आई उत्तराखंड श्री बद्रीनाथ धाम जी के दर्शन करने के लिए। तो मैं भी उनके साथ निकल पड़ा ट्रिप पे। हमने आसपास की जगहों पे घूमा और उसके बाद हम वापसी घर को आ गए थे। फिर मेरा भी प्लान बना दिल्ली जाने का। वहाँ से मुझे अपने लिए गोप्रो लेना था क्योंकि गोप्रो बार बार ख़राब हो रहा था। तो मैं निकल पड़ा दिल्ली को और दिल्ली जाते ही सबसे पहला सामना हुआ मेरा वहाँ की गर्मी से, क्योंकि हम पहाड़ में रहने वाले हैं। हमने आज तक इतनी गर्मी कभी देखी नहीं, महसूस नहीं करी। तो वहाँ जाके कुछ ज़्यादा ही गर्मी का एहसास हो रहा था, जिस वजह से हम ज़्यादा जगहों पे घूम नहीं पाए। कुछ दिन दिल्ली में रहने के बाद मैं वापसी आ गया अपने उत्तराखंड, अपने पहाड़ों में। अब मानसून का टाइम था तो पूरे पहाड़ों पे हरियाली छाई हुई थी। इसी बीच हमारी पूरी फैमिली का प्लान बना कि तुंगनाथ भगवान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो हम निकल पड़े भगवान जी के दर्शन करने के लिए पूरी फैमिली के साथ। नज़ारों को एंजॉय किया। उसके बाद देवरियाताल मेला लगता है हमारे यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, तो हम देवरियाताल भी गए थे। और उसके बाद इसी महीने हम गए थे लाया मेला, मतलब कि पहाड़ों में बकरियों की ऊन निकालने का भी एक दिन रहता है। फिर मैं निकल पड़ा अकेले ही इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और ये मेरा अब तक का सबसे बेस्ट ट्रैक था और काफ़ी टफ भी लगा मुझे पंच केदारों में से। और रुद्रनाथ भगवान जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं निकल पड़ा वहीं से कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। और इसी के साथ मेरी पंच केदारों की इस साल की यात्रा भी यहाँ पे पूरी होती है। फिर हम निकल पड़े केदार घाटी की ओर, जहाँ की हमें हरियाली मेला और वामन द्वादशी मेला देखने को मिला और बहुत सारी नई नई चीज़ें हमने वहाँ देखी। और त्रिजुगी नारायण मेले में मुझे केदार घाटी सम्मान भी मिला एक यूट्यूबर होने के नाते। तो थैंक यू सो मच फिर से आप सभी के लिए। धीरे धीरे बरसात कम हो रही थी और शादियों का सीज़न आने लगा था। कुछ शादियां अटेंड करी और उसके बाद मैं निकल पड़ा देहरादून की ओर, जहाँ से कि मैंने अपने YouTube के लिए फिर से एक इन्वेस्टमेंट करी, अपने लिए एक ड्रोन खरीदा। और ड्रोन खरीदने के बाद सभी के चेहरे पे तो एक अलग ही खुशी थी। फिर उसके बाद मैंने शुरू करी अपनी 4 धाम की यात्रा। सबसे पहले मैं गया यमुनोत्री धाम, उसके बाद गंगोत्री धाम और गंगोत्री से मैंने गौमुख का ट्रैक भी किया। गंगोत्री धाम से केदारनाथ जाते हुए रास्ते में मैं गरतांग गली गया, वहाँ से फिर मैं केदारनाथ धाम की ओर आगे निकल पड़ा। केदारनाथ धाम में दर्शन करने के बाद मैं निकल पड़ा श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे और वहाँ से मैंने वसुधारा फॉल का ट्रैक भी किया। बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले रास्ते में और बहुत कुछ सीखने को मिला इस पूरी ट्रिप पे। और 4 धाम की यात्रा के आखिरी दिन मैं श्री बद्रीनाथ धाम से देवप्रयाग तक एक बार 5 प्रयागों के दर्शन करने के लिए भी गया। तो बहुत अच्छी ये जर्नी रही और आखिरकार मैं अब सेफली अपने घर पर पहुँच चुका था। फिर उसके बाद कुछ दिन मैं घर पे रहा, दीपावली मनाई और फिर निकल पड़ा बाबा केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कपाट क्लोजिंग की सेरेमनी का हिस्सा जो बनना था। भगवान जी की डोली के साथ हम वापसी निकल पड़े ऊखीमठ के लिए। फिर मैं निकल पड़ा देहरादून अपने लिए कुछ छोटी मोटी एसेसरीज और कैमरा बैग लेने के लिए। देहरादून से वापसी आने के बाद गाँव में देखा तो पांडव नृत्य हो रहे थे, तो कुछ दिन पांडव नृत्य का आनंद लिया। उनके साथ हम देवरियाताल भी गए और फिर मैं निकल पड़ा मधमेश्वर धाम की कपाट क्लोजिंग सेरेमनी का हिस्सा बनने के लिए। अगले दिन मंदिर में दर्शन किए और भगवान जी की डोली के साथ वापसी आए गोंडार तक। फिर हम निकल पड़े वहाँ से श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे, क्योंकि वहाँ भी कपाट क्लोजिंग सेरेमनी का हिस्सा बनना था। श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा से वापसी आने के बाद फाइनली हम मधमेश्वर मेले के दिन ऊखीमठ में पहुँच चुके थे। अब पहाड़ों में धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है और फाइनली प्रीति का भी रिश्ता पक्का हो गया है। और उसके बाद गांव में शादियों का काफ़ी ज़्यादा सीजन आया। हमारे परिवार में हमारे भैया जी की शादी थी, वो भी अटेंड करी। और फिर मैं निकल पड़ा अपने दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए टिहरी गढ़वाल। अब मैंने सोचा कि टिहरी शादी में जा ही रहे हैं तो 2-4 जगहों पे घूम के भी आया जाए। फिर हम 4 दोस्त इकट्ठा हुए और सबसे पहले निकल पड़े
सेम मुखेम के लिए। फिर उसके बाद हम नचिकेता ताल गए, फिर हम गए बूढ़ा केदार और फिर हम वापसी निकल पड़े अपने घर की ओर। तो ये रही हमारे पूरे साल भर के सफ़र की कहानी। बाकी आप सभी लोग इस जर्नी में हमारे साथ थे, तो थैंक यू सो मच आप सभी के लिए भी। अब निकल पड़ता हूँ मैं पुराने वाले घर पे, क्योंकि टाइम हो चुका है लंच करने का। तो पिछली जो वीडियो थी बर्थडे वाली, उस पर ढेर सारी बधाइयाँ आई हैं, शुभकामनाएं आई हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी के लिए और आपके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। मुझे कल एक बारी के लिए लगा था कि खूब सारी बर्फबारी होगी ऊपर ऊपर पहाड़ों में, लेकिन वो कोरी कोरी बर्फ आई और आज सुबह की हल्की फुल्की धूप से ही गल गई। तो जैसे मैं यहाँ घर पे पहुंचा, माँ लगी हुई है लंच बनाने पे और मुझे एक काम मिल गया है। जो ये चेन है वो गौशाला तक ले जानी है और एक गाय पे बांधनी है। वैसे गाय पे रस्सी बांधी रहती है खुंटी पे, तो हमारी गाय इतनी चालाक है ना, वो मुंह से उस रस्सी को निकाल देती है। और इन धारे के पास में कंडाली का पौधा दिखाई दिया है। इस पे देखिए जो कांटे हैं ना, कितने भयंकर दिखाई दे रहे हैं। किसी का अगर गलती से इस पे हाथ लग गया ना, तो हो गया, फिर कम से कम 1-2 दिनों तक झंझाट रहता है। और मुझे अपने बचपन की एक याद है कि ऐसे में चल रहा था दौड़ दौड़ के और रास्ते से नीचे को खिसक गया और वहाँ थी सिर्फ कंडाली ही कंडाली, पूरी बॉडी पे कंडाली ऐसे लगी ना, क्या बोले। फिर सरसों का तेल लगाया ढंग से। और गाय पे ना ऐसी वाली रस्सी लगाई रहती है और खुंटी पे आज देखो तार भी बांधी हुई है। यहाँ से पुछाल ली थी मुँह से। चलिए जी, गाय पे यहाँ पे सांगल लगा दी है। कुछ टाइम पहले हमने खेतों में पुतला लगाया था, उसको यहाँ गौशाला में ले आए हैं। देखिए अब इसका कुछ भी काम नहीं है, इसको बस ऐसे यहाँ पे रखेंगे। मैं आपको बार बार दिखाता रहता हूँ कि पहाड़ों में महिलाओं की मेहनत बहुत ही ज़्यादा होती है। गिरिया गांव की जो महिलाएं हैं, यहाँ परवाड़ी में उनके खेत हैं, यहाँ से घास को ले जाते हैं गिरिया गांव तक। अभी दिन के टाइम पे खूब तेज हवाएं चल रही हैं। लगता है मौसम गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि हवाएं चलने से ना बारिश नहीं होती है, बादल इधर उधर चले जाते हैं। बाकी यहाँ छत पे मैं देख पा रहा हूँ ना, छोटे छोटे लकवाल पड़े हैं, क्योंकि ऊपर ना बांध के पेड़ हैं, उनसे आजकल छोटे छोटे बीज उनके नीचे को झड़ रहे हैं और यही लकवाल ना नया पौधा बनाते हैं। देखो जी, अभी माँ ने मेरे को बोला कि कहीं गाय फिर से पूछ तो नहीं गई, तो मैंने बोला ड्रोन है, ड्रोन भेज देते हैं। गौशाला के ऊपर गाय वहीं पे थी, बाकी इसका कुछ तो फायदा हुआ, वहाँ जाना नहीं पड़ा। थोड़ी बहुत हवाएं चल रही हैं और सामने का माहौल कितना प्यारा सा हो रखा है। अभी जो धूप की किरणें हैं ना, बादलों के बीच से आ रही हैं और सिर्फ इसी जगह पे किरणें हैं। तो ऐसा माहौल भी पहाड़ों में ही देखने को मिलता है। तो निकल पड़ते हैं नए वाले घर पे। हमारे घर से सबसे नियरेस्ट वो जगह जहाँ बर्फ होगी वो है चोपता तुंगनाथ। चोपता तक कल हम जा सकते हैं, वहाँ आज बर्फ पड़ रही होगी खूब सारी। अब ये सर्दियों के टाइम की बारिश जो है ना, बहुत बेकार होती है। थोड़ा सा भीग जाओ, ठंड से हालत खराब हो जाती है। अगर लगातार बर्फ आती रही तो काफी नीचे तक बर्फ हमको देखने को मिलेगी। कल हम शायद बर्फ देखने के लिए चले जाएं, अगर थोड़ा सा मौसम सही रहेगा तो। देखते हैं क्या क्या चीजें हो पाती हैं।